स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट से। बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी, दिस थिंग इज इन न्यूज बिकॉज अब तक जो सरप्लस मोड में हमारा जो बैंकिंग सिस्टम का लिक्विडिटी चल रहा था सिंस मई 2019, वो पहली बार डेफिसिट मोड में आ गया है। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं ये बैंक सिस्टम लिक्विडिटी होता क्या है। तो ये कुछ नहीं है, लिक्विडिटी जैसे आप जानते हो कि जैसे कैश हो गया तो उसको लिक्विडिटी हम बोलेंगे। तो बैंक सिस्टम लिक्विडिटी का मतलब ऐसा कैश जो रेडिली अवेलेबल है बैंक के पास, सो दैट इट कैन मीट शॉर्ट टर्म बिजनेस एंड फाइनेंशियल नीड। ठीक है, बैंक के जो कस्टमर्स को जो लोन देना है और बैंक को जो अपनी ज़रूरतों के लिए लोन पैसा चाहिए वो उसके पास रेडिली अवेलेबल है, तो हम बोलेंगे कि हाँ इसके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है। सो अभी तक हम लोग इसको समझ रहे थे थ्रू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर एमएसएफ, ये सब मिलकर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का कहलाती है। ठीक है, और ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है आरबीआई का टू इंजेक्ट और टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। जैसे लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करनी होती है यानी मार्केट से लिक्विडिटी खींचना है, पैसा कैश को बाहर निकालना है, तो क्या करेगा? वो रेपो रेट बढ़ा देगा। जैसे ही रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंक्स के लिए लोन जो है वो थोड़ा सा देना और महंगा हो जाएगा, और कंसिक्वेंटली जो कस्टमर्स हैं या जो कॉमन पीपल है वो भी कम लोन लेना प्रेफर करेंगे क्योंकि वो हायर रेट पे उनको मिल रहा है। सो अगर एक गिवन डे के ऊपर किसी बैंक ने या ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम ने आरबीआई से नेट बोरो किया है, ठीक है, यानी आरबीआई से पैसा लिया है थ्रू एलएएफ। ठीक है, अब उसमें रेपो रेट भी हो सकता है या एमएसएफ भी हो सकता है, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर वो ले रहा है पैसा तो उस दिन हम बोलेंगे कि ये लिक्विड जो सिस्टम जो है या बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी जो है ये डेफिसिट में है। ठीक है, और अगर इसका उल्टा हो रहा है यानी वो नेट सप्लायर है लिक्विडिटी का टू आरबीआई, तो उस केस में हम बोलेंगे बैंक के पास लिक्विडिटी सरप्लस है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए आपको। नेक्स्ट, ये पूरा जो बैंक सिस्टम लिक्विडिटी है दिस इज प्री रिक्विजिट फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। अगर ये नहीं होगा तो बैंक आगे लोन नहीं दे पाएगा, लोन नहीं दे पाएगा तो उसका ग्रोथ और जो सर्वाइवल है बैंक का वो खतरे में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये और भी चीजों में हेल्प करता है लाइक बूस्टिंग ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरिंग स्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो कई बार हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन फेलियर हो गया, कि आरबीआई तो अपने एंड से कुछ रेपो रेट को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट बैंक्स की ओर से नहीं देखने को मिलता, तो वो जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है उसको हम कह सकते हैं कि वो फेल हो गया वहां पे, तो वो सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। ठीक है, अ, इसमें अब जैसा कि आप जानते हो जो बैंक की लिक्विडिटी कंट्रोल करना वो आरबीआई के काफी हद तक हाथ में है, नॉट इंटायरली, बट उसमें काफी सफिशिएंट या इम्पोर्टेंट रोल आरबीआई का है। बिकॉज आप जानते हो बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन करता है आरबीआई, लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर। ठीक है, ये सब के थ्रू वो मैनेज कर सकता है या फिर बैंक्स के अंदर कितनी लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट, अब रीजन क्या है बिहाइंड बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट, जो कि इतने 2-3 सालों में हमें पहली बार देखने को मिला है। तो पहला, डिस्पैरिटी बिटवीन क्रेडिट ग्रोथ एंड डिपॉजिट ग्रोथ। ठीक है, कि बैंकों ने हो सकता है कि लोन ज्यादा दे दिया और डिपॉजिट उनके पास कंसिक्वेंटली कम आया। ठीक है, तो बैंक के पास जो एग्जिस्टिंग कैश है वो कम हो जाएगा और इस तरीके से लिक्विडिटी डेफिसिट बन जाएगा। ठीक है, यूपीएससी ने एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछा था कि आई थिंक प्री के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एसेट होता है बैंक के लिए। तो आप बताइएगा, डिपॉजिट, कस्टमर का डिपॉजिट, क्या ये एसेट है या फिर बैंक ने कस्टमर को लोन दिया है वो उसका एसेट होगा? बताइए, एनीवन? लोन एसेट है और डिपॉजिट लायबिलिटी। करेक्ट, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था तो पता होना चाहिए अपने को। नेक्स्ट, हेफ्टी आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है। ठीक है, बिकॉज कंपनी जो है वो एडवांस टैक्स पेमेंट कर रही है, मे बी इस कारण जो है वो ज्यादा कैश निकल गया बैंक से। नेक्स्ट, एग्रेसिव आरबीआई मेजर्स रहे हैं, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो डॉलर है वो काफी अप्रिशिएट कर गया, मतलब यूएस डॉलर का अगर एक्सचेंज रेट की बात करें विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रुपी तो ऑल टाइम हाई पे चला गया था, 83 रुपीज को टच कर दिया था एक डॉलर ने। तो वहां से
आरबीआई ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो उस सेंस के अंदर हम लोग देखते हैं कि उसके कारण भी बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का डेफिसिट हो सकता है। नेक्स्ट, बलूनिंग गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो अपना पैसा है या जो बैंक्स के अंदर रखा हुआ है उसको वो यूज कर रहा है। नेक्स्ट, राइज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एट कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। तो बाकी जो हमारे अकाउंट्स है उनके अंदर हम डेफिसिट देख रहे हैं एंड कंसिक्वेंटली उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी पे भी। और लास्टली, राइज इन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बाय पीपल, ठीक है। तो जनरली फेस्टिव सीजन के आसपास लोग क्या करते हैं, खर्चा ज्यादा करते हैं, ठीक है। वो सेविंग पे थोड़ा सा कम फोकस करते हैं या सेविंग थोड़ा कम करके स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं। तो इस सेंस में पैसा बैंक्स के पास नहीं जाता, ठीक है, या बैंक्स में होता है तो वहां से बाहर भी आता है। तो ये कुछ रीजंस है बिहाइंड बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट। तो बहुत जनरल से पॉइंट थे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो पहला, इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट और स्पेशल डिपॉजिट स्कीम फ्रॉम बैंक टू गेट मनी, ठीक है। तो जैसे भी आप देख रहे हो कि बैंक्स ने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ठीक है। पिछले 2 साल देखोगे ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, तो इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट्स पे बहुत ज्यादा कम कर दिए थे क्योंकि उनके पास सरप्लस लिक्विडिटी थी बैंक के पास उस टाइम। लेकिन अब बैंक्स बेचारे तरस रहे हैं कि हमें लिक्विडिटी चाहिए, तो वो फिर फिक्स डिपॉजिट या ऐसे स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स ड्यू टू राइज इन मनी मार्केट रेट्स, ठीक है। तो जो मनी मार्केट है वहां पे एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जिसके चलते जो बोरोइंग करने की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है लोगों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा टी बिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। टी बिल्स जो है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट इशू करती है, याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। सो दे आर प्रेजेंटली इशूड इन 3 टेन्योर्स, मतलब 3 टाइम पीरियड के लिए इशू किया जाता है, 91 डेज, 182 डेज एंड 364। तो ये 91 के मल्टीपल हैं, ठीक है, देख लेना। आगे चलते हैं, पोटेंशियल रेपो रेट चेंज फ्रॉम आरबीआई विच विल इंक्रीज बैंक्स रेपो लिंक लेंडिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट एमसीएलआर, ठीक है। तो अगर वो रेपो रेट चेंज करता है तो कंसिक्वेंटली ये जो एमसीएलआर जिसके थ्रू बैंक आगे कस्टमर्स को लोन देता है जिस ब्याज के ऊपर या जिस इंटरेस्ट रेट पे, वो भी हायर होगा। नेक्स्ट, रिड्यूस डिमांड होगी, क्या इकोनॉमी हम देख रहे हैं स्लो डाउन देख रहे थे इतने दिनों, और उसके चलते इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एंड उससे डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली सेविंग भी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग डिफिकल्टी फॉर आरबीआई टू मेंटेन बोरोइंग कॉस्ट फॉर ग्रोथ एज वेल एज कंटिन्यू विद इट्स मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी, ठीक है। तो कल भी हमने यही वाला पूरा पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया था, तो अभी आगे नहीं डिस्कस करेंगे। सब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो पहला तो ये चीज आप ध्यान में रखो कि ये जो करंट लिक्विडिटी डेफिसिट है ये एक बहुत टेम्पररी फैक्टर है, लेकिन हमें इसे एक लॉन्ग टर्म व्यू में देखना चाहिए बिकॉज ऑफ करंट पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें स्किलफुली मैनेज करना है कि हमारा बैंक्स के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी रहे, साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन को टारगेटिंग कर रहा है आरबीआई वो भी इफेक्टिवली हो सके, ठीक है। तो इसमें आप कुछ इनोवेटिव मेजर्स लिख सकते हो, जैसे ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई ने किया था कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सॉरी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में इंजेक्ट कर दी, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ इनोवेटिव मेजर्स लेके हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि ग्रोथ भी बने रहे और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक इज टोकनाइजेशन। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यूपीएससी पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा नोटोरियस हो चुका है कि वो पेमेंट फैसिलिटीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल पूछता ही है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा यूपीआई पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। अब ये नया डेवलपमेंट आया तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। सो इसमें रिजर्व बैंक ने बोला है कि कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नॉर्म्स विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर, ठीक है। ये बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे या ई कॉमर्स कंपनी थे उनके दबाव में इस डेट को कई बार आगे खिसकाया गया है, ठीक है, कई बार पोस्टपोन किया गया था इसका इम्प्लीमेंटेशन, बट अब कह रहे हैं फाइनली 1 अक्टूबर से ये चीज लागू हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। कार्ड ये
टोकनाइजेशन। तो टोकनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द कार्ड डिटेल्स, ठीक है, जैसे आप कोई कार्ड होल्डर हो तो आपके पास बहुत सारी डिटेल होती है कार्ड के ऊपर। पहला, कार्ड का नंबर, आपका नाम, एक्सपायरी डेट और एक उसके पीछे सीवीवी नंबर होता है, ठीक है। ये सब डिटेल देनी जरूरी होती है जब भी अपन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि बहुत सारे मर्चेंट जो होते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, वो आपकी कार्ड की डिटेल्स याद रख लेता है, ठीक है। तो उसके थ्रू आगे कभी भी आपको वापस पेमेंट करनी होगी तो आपको फटाफट ये सब डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपना जो ओटीपी है या तो वो डालो या फिर उस एटीएम का पिन डालो, ठीक है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का पिन डालो और पेमेंट हो जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक इश्यू क्या रहता था कि ये जो डेटा पड़ा रहता था इन मर्चेंट्स के पास, दिस वाज प्रोन टू हैकिंग, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये अगर लीक हो जाती है तो फिर द यूजर कैन बिकम या द कार्ड होल्डर कैन बिकम वल्नरेबल टू साइबर फ्रॉड्स, ठीक है। जैसे आपने जमतारा का केस सुना ही होगा। जमतारा में वो लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं। फिशिंग, ठीक है। फिशिंग क्या होता है कि बेसिकली वो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे एज सम बैंक ऑफिशियल और आपको बोलेंगे कि आपके पास एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी हमें बता दीजिए और आपका जो सर्विस है वो चलती रहेगी, ठीक है। ऐसा करके वो आपसे ओटीपी लेते हैं और वो ओटीपी लेने का मतलब क्या है, उनके पास पहले से ही आपके कार्ड की डिटेल है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये मर्चेंट्स के थ्रू ही इन लोगों को मिलती है, ठीक है। तो ये साइबर फ्रॉड से बचाने में टोकनाइजेशन हमें हेल्प करेगा। अब टोकनाइजेशन होता क्या है, तो ये एक यूनिक कोड रहेगा बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स लाइक आपके कार्ड की डिटेल्स और किस मर्चेंट को जाना है, कितना अमाउंट जाना है, इसके हिसाब से एक टोकन जनरेट होगा, ठीक है। तो विच वुड बी अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड, टोकन रिक्वेस्टर एंड द डिवाइस, ठीक है। तो ये तीन जो पैरामीटर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे देख रहे हो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनकर एक यूनिक टोकन आपको मिलेगा। ये यूनिक टोकन आपको मर्चेंट को देना होगा और फिर वो ट्रांजेक्शन प्रोसेस करेगा, ठीक है। सो आगे जाने से पहले एक बार ट्रेडिशनल सिस्टम और टोकनाइज सिस्टम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट गिवन है। तो रेगुलर सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे टोकनाइज ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आप सपोज किसी मर्चेंट के पास जाते हो, आप पेमेंट कैसे इनिशिएट करते हो, पहले आप अपनी कार्ड की डिटेल मर्चेंट को देते हो। मर्चेंट वो सब डिटेल्स को आगे एक बैंक के पास भेजता है, जिस बैंक से मर्चेंट को पैसा मिलेगा, ठीक है। लेट्स से आपके पास एचडीएफसी में अकाउंट है, यू आर द कार्ड होल्डर, आपके पास एचडीएफसी में अकाउंट है और मैं एक मर्चेंट हूँ, मेरे पास एक्सिस बैंक में अकाउंट है, ठीक है। या मेरे पास जो भी मशीन है वो एक्सिस बैंक से जुड़ी है। तो मेरा बैंक एक्वायरिंग बैंक हो गया, एक्सिस बैंक के पास ये डिटेल जाएंगी, एक्सिस बैंक एक्वायरिंग बैंक है, ये आगे रिक्वेस्ट सेंड करेगा उन सब चीजों की टू द कार्ड होल्डर्स बैंक। फिर कार्ड होल्डर बैंक चेक करेगा कि अकाउंट में उतना पैसा है कि नहीं है, क्या ये डिमांड ऑथेंटिक है कि नहीं है, और जब ये चीज फाइनल हो जाएगी तो पैसा एक्वायरिंग बैंक को या मर्चेंट को दे दिया जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ द ट्रांजैक्शन यूज्ड टू बी डन। अब टोकनाइज सिस्टम में क्या होगा कि पेमेंट इनिशिएट करने से पहले एक टोकन जनरेट होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कार्ड होल्डर। कार्ड होल्डर डिटेल्स देगा, एक टोकन मिलेगा, वो टोकन कार्ड होल्डर जो है मर्चेंट को दे देगा, मर्चेंट उसे आगे एक्वायरिंग बैंक के पास दे देगा और एक्वायरिंग बैंक आगे वही सेम प्रोसेस चलेगा कि वो कार्ड होल्डर के बैंक से उसे वेरीफाई करवाएगा और उससे फिर पैसा लेके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में आपकी कार्ड की डिटेल जो है वो कभी भी मर्चेंट के साथ शेयर नहीं होती। सो इस सेंस में ये सिक्योर सिस्टम बन जाता है, ठीक है। सो अभी टोकनाइजेशन और डी टोकनाइजेशन, यानी अगर टोकन बना लिया गया है तो उस टोकन से वापस कार्ड होल्डर की डिटेल निकालने की फैसिलिटी किस किस के पास रहेगी। तो पहला, कार्ड इशूइंग बैंक के पास रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ही कार्ड इशू किया है तो ऑटोमेटिकली मेरे पास अगर कोई टोकन आता है तो मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि वो किसका टोकन है या मैंने बना के किसको टोकन दिया था, तो मेरे पास फैसिलिटी रहेगी। और जो कार्ड कंपनीज हैं लाइक वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे एक्सेट्रा, इनके पास ये फैसिलिटी रहेगी, ठीक है। सो यही था इसमें जानने लायक। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लो, क्योंकि यूपीएससी ने इस टाइप की चीजें पूछी हुई है। जैसे यूपीआई में पूछा था कि 2 स्टेज ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है, तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन थोड़ा पता होने चाहिए। तो पहला देख लीजिए, टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड इज मैंडेटरी। तो ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये अपने हिसाब से या बैंक
जो सर्विसेज दे रहा है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं. नेक्स्ट, टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑफलाइन परचेजेस ऑल्सो, तो दिस इज नॉट नेसेसरी. नेक्स्ट, देयर विल बी वन टोकन फॉर ऑल ऑनलाइन मर्चेंट, तो ऐसा नहीं है, सबके लिए एक यूनिक टोकन बनेगा. बाकी कस्टमर्स कैन रिक्वेस्ट टोकनाइजेशन ऑफ एनी टाइप एंड एनी नंबर ऑफ कार्ड्स, ये चीज है. अलग अलग पेमेंट सिस्टम लाइक क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम हो गया, उनके लिए अलग टोकन सिस्टम बन सकते हैं, चीज है. कार्ड इशू कार्ड इशूअर कैन रिफ्यूज टोकनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कार्ड बेस्ड ऑन रिस्क परसेप्शन, तो जो कार्ड इशू करने वाला वो टोकनाइजेशन से मना भी कर सकता है. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए. एक बार इसमें वापस गो थ्रू कर लेना. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है, तो फटाफट देख लेते हैं. पहला, पेमेंट सिक्योरिटी, वो मैंने बता दिया, साइबर फ्रॉड या बैंकिंग फ्रॉड से आपको बचाएगा. फास्ट और इजी पेमेंट सिस्टम बनेगा, बिकॉज अब आपको एक टोकन ही प्रोवाइड करना है और ज़्यादा डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, एलिमिनेट द इशू ऑफ डेटा ब्रीच, तो कई बार आपने सुना होगा कि किसी कंपनी के ऊपर साइबर अटैक हो गया, ठीक है, और बहुत सारे कार्ड की डिटेल जो है वहां से हैक करके डार्क इंटरनेट पे डाल दी गई है या डार्क वेब पे डाल दी गई है. ठीक है, फिर वहां से बहुत सारे ऐसे जो बदमाश एलिमेंट होते हैं वहां से वो इंफॉर्मेशन खरीद के ये फिशिंग अटैक या बैंक फ्रॉड कर सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगा. ठीक है, और लास्टली, डिक्रीज मर्चेंट लाइबिलिटी. ठीक है, तो अब मर्चेंट को आपकी सारी डिटेल सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो लाइबिलिटी थी आपके डेटा को सिक्योर रखना, वो नहीं रहेगी. ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है. अब आते हैं चैलेंजेस पे. तो पहला इम्पैक्ट रहेगा स्मॉल मर्चेंट्स के ऊपर, जिनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, टेक्निकल नो हाउ नहीं है ऑफ टेकिंग केयर ऑफ टोकनाइजेशन सिस्टम. ठीक है, तो उनको दिक्कत होने वाली है. लैक ऑफ क्लैरिटी कि बैक एंड में कैसे इंटीग्रेट होगा. ठीक है, क्योंकि अभी ये सिस्टम लॉन्च ही नहीं हुआ है, मतलब लॉन्च हुआ है तो बहुत छोटे स्केल पे लॉन्च हुआ है, तो अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा वो क्लियर नहीं है. लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में. और लास्टली, इनकन्वीनियंस टू द कस्टमर. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा कि कार्ड इशूअर वो मना भी कर सकता है टोकनाइज करने से, तो इस टाइप से इशू क्रिएट हो सकते हैं. लास्टली, कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो इसमें आप जो इन्होंने लिखा है, इन्होंने तो ऐसे लिखा है कि बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रोबस्ट बनाओ ताकि फेलियर जो है ट्रांजैक्शन में वो एलिमिनेट हो और स्मूथ जो ट्रांजैक्शन है वो हो सके. लेकिन आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बन गया है, और इस चीज़ को मेंटेन रखने में, इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए टोकनाइजेशन इज अ गुड स्टेप इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द ट्रांजैक्शन सिक्योर एंड रोबस्ट. ठीक है, तो आप ऐसा करके बहुत और भी कुछ ऐड कर सकते हो. सो दिस वाज अबाउट टोकनाइजेशन. इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? ठीक है, ऐड नहीं करना तो फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. तो नीति मैम आपका था, आप करिए शुरू. Okay. So Human Development Report. Recently, UNDP has released SDR for year 2021 to 22 with the theme Uncertain Times, Unsettled Lives, Shaping Our Future in Transforming World. तो ये है थीम इस ईयर का. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है. तो अपार्ट फ्रॉम बेसिक ह्यूमन नीड्स जो क्लोथ, फूड और शेल्टर की नीड्स होती है, उसके अलावा एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए एक ह्यूमन बीइंग को और भी अदर चीजें चाहिए होती हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए और फिर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ताकि वो डिसाइड कर सके कि वो किस तरह रहना चाहता है, क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में, और फिर क्या बनना चाहता है. तो ये जो पूरा स्टेटस है उसको असेस करती है ये रिपोर्ट. यूएनडीपी निकालती है और ईयर 1990 से ये रिलीज की जा रही है. ठीक है, इसके 3 की डायमेंशंस हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहला है, दूसरा एक्सेस टू नॉलेज, और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीएनआई पे काउंट होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. तो इसमें याद रखना है कि जीडीपी पे काउंट नहीं होता है, जीएनआई पे काउंट होता है. ठीक है, तो ये एक कॉम्पोजिट रिपोर्ट है, और इस कॉम्पोजिट रिपोर्ट को रेडी करने के लिए डिफरेंट इंडिसेस यूज करती है यूएनडीपी. तो वो कौन कौन सी है अलग अलग रिपोर्ट्स, वो देखते हैं. तो इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, इसमें जनरल इनइक्वालिटी को लिया जाता है और
उसके अकॉर्डिंग लॉन्जिविटी, एजुकेशन और इनकम डिस्पैरिटी है, इस पे रिपोर्ट निकाली जाती है। दूसरा है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये वुमेन और मेन के वैल्यू में जो डिस्पैरिटी है उसको काउंट करती है। तीसरा है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और चौथा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है और जीआईआई है। ठीक है, और हमें पता है कि नीति आयोग भी इसी लाइन पे एक रिपोर्ट निकालती है जो सेम नेम से है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालने के लिए और एक इंस्टीट्यूशन है जो यूएनडीपी के साथ काम करती है, वो ओपीएचआई। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या क्या की फाइंडिंग्स हैं रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल एचडीआई है वो डिक्लाइन कर रहा है फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर, और ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट है हैज टोल्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन 32 ईयर्स। ठीक है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो इसका रैंक है 132, जो पहले 130 था, अब नीचे आ गया है 132 पे। बुरी बात यह है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, इन लोगों ने हमसे अच्छे काम किए हैं इस पे, एचडीआई पे। ठीक है, और इसमें अच्छी बात यह है कि जो भी इम्पैक्ट था इनइक्वालिटी का ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट वो हमने कम किया है, और जो जेंडर डिस्पैरिटी थी वो भी हमने उसे कम करने के लिए अच्छे काम किए हैं, और वो वर्ल्ड लेवल से ज्यादा अच्छे हैं, हमारा फास्टर ग्रोथ है। ठीक है, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है इन सोशल सेक्टर्स वो अभी बाई 9.8% से बढ़ा है, करीब 8.6 या 8.3% के अराउंड है। इसकी वजह से हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है। इसके अलावा कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो इसके इम्प्रूवमेंट में जिनसे हेल्प मिली है, तो एजुकेशन के लेवल पे हमें पता है कि आरटीई को हमने फंडामेंटल राइट बनाया है, और आईसीडीएस एक प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेके टिल द स्कूल एजुकेशन हम लोग काम देखते हैं, जिसमें लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट वुमेन, ये सारे एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके अलावा जो रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए है, जैसे एकलव्य और नवोदय विद्यालय, ये सारे जो ट्राइबल पीपल के एजुकेशन के स्टूडेंट्स के एजुकेशन को देखती हैं। ठीक है, हेल्थ पे आयुष्मान भारत मिशन है हमारे पास, जो वर्ल्ड का आई थिंक लार्जेस्ट हेल्थ सिस्टम है, और इसमें हम सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करा रहे हैं अप टू 5 लाख मॉनेटरी हेल्प के साथ। जननी सुरक्षा योजना में हमें पता है कि हम मॉनेटरी हेल्प दे रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। इसके अलावा नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है बहुत सारे डिजीजेस के लिए, जैसे मलेरिया के लिए जो प्रोग्राम है उसमें हमने अपना टारगेट रखा है कि बाय 2024 हमें इराडिकेट करना है मलेरिया। ठीक है, तो ये सारी कुछ कुछ स्कीम्स है हेल्थ रिलेटेड। इसके साथ ही आयुष की हमने अलग मिनिस्ट्री बना रखी है जो ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रमोट करती है, और फिर इसके लिए हमने टीकेडीएल की एक डेडिकेटेड लाइब्रेरी भी बना ली है ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए हमें पता है मनरेगा के थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं ऑफ 100 वर्किंग डेज इन अ ईयर, और कौशल विकास योजना फॉर स्किल डेवलपमेंट, असीम पोर्टल है उसके लिए, और जन धन योजना फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये सारी स्कीम्स है जिसने हेल्प किया है टू इम्प्रूव एचडीआई। अब देखते हैं कि डिक्लाइन होने का रीजन क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो इसके अंडरलाइंग फैक्टर्स है ग्लोबल फैक्टर्स है, जैसे कोविड पैंडेमिक हमने 19 से देखा है अभी तक, कोविड अभी भी एग्जिस्टेंट है, और रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, और इससे पहले अजरबैजान और आर्मेनिया का टसल हमने देखा था। क्लाइमेट क्राइसिस में फॉरेस्ट फायर्स, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ड्रॉट, इन सब के फ्रीक्वेंट केसेस हम देख रहे हैं रिसेंटली। ये इन सब से ह्यूमन डेवलपमेंट के भी जो इंडिकेटर्स हैं वो स्लिप हुए हैं, और इसके लिए रिपोर्ट में बहुत अच्छी फ्रेज यूज की गई है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेजिलिटीज, जो हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। ये सारे पैंडेमिक या फिर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस,
को कंबाइन एक फ्रेज दिया गया है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेजिलिटीज। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्लोबली नीचे आ गई है, पहले 72.8 ईयर्स हुआ करती थी, अब 71 पे आ गई है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो ग्लोबल एवरेज से पहले ही कम थी, 69 थी, जो अब फिर से 2 साल फिर से नीचे आ गई है, तो अभी 67 पे है। इंडियाज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 11.9 ईयर्स है, लेकिन एक्चुअल जो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है वो 6.7 ईयर्स है, जो कि एक सब्सटैंशियल ईयर गैप होता है। और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम है, जो हमें हेल्प करती है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में, वो 5% से कम हो गई है, जो कि बाकी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें 2% इंक्रीज हुआ है 2019 से 2021 के बीच, लेकिन इंडिया के केस में ये 5% नीचे चला गया है। अब डायनामिक फैक्टर्स क्या है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट का, जो कुछ नया देखने को मिलता है। तो अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता है। अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, तो नई चीजें इमर्ज आउट हो रही है जिनसे इनसिक्योरिटी लोगों में बढ़ रही है। रिपोर्ट कहता है कि 6 in 7 people worldwide were plagued by feeling of insecurity even before the COVID-19 pandemic। ठीक है, तो और ये इसका रीजन क्या है, और ये ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलती हैं, बल्कि रिचेस्ट कंट्रीज में भी ये देखने को गया है कि देखा गया है कि इनसिक्योरिटीज है लोगों में। इसका रीजन क्या है, तो ये बताते हैं कि द परस्यूट ऑफ स्वीपिंग सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हम कहते हैं अभी के एरा को कि दिस इज द एरा ऑफ एआई। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एक जो कन्वेंशनल सोशल स्ट्रक्चर था उसमें वो ब्रेकआउट हो रहा है। नई टेक्नोलॉजी हमें नई लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में हेल्प कर रही है, लेकिन जो सोशल बॉन्ड है वो कम हो रहा है। इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में, और इससे इनस्टेबिलिटी आ रही है। दूसरा है वाइड स्प्रेड इंटेंसिफाइंग पोलराइजेशन। ये बात करता है कि कंट्रीज वर्ल्ड में जो कंट्रीज है वो उसमें डेमोक्रेसीज, जो वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसीज हैं वो कम होती जा रही है, ऑटोक्रेसीज बढ़ रही हैं, और इसे दो कंट्रीज आर स्टिल द गवर्नमेंट इज स्टिल इन डेमोक्रेटिक फॉर्म बट दे हैव फास्ट डेमोक्रेसी। जो और उसके बाद फिर हम देखने को मिलते हैं रिजिडिटी, रिलीजियस रिजिडिटी, पॉलिटिकल रिजिडिटी, ये बढ़ रही है। ठीक है, इस वजह से इंस्टेबिलिटी है। तीसरा है डेंजरस प्लानिटरी चेंज ऑफ एंथ्रोपोसीन। इस एरा को एंथ्रोपोसीन एरा कहा गया है क्योंकि अभी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो इक्वेशन था ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के बीच, वो ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस्ड है। और इस एरा में देखा गया है कि जो मटेरियल ह्यूमन मेड मटेरियल हैं, जैसे कंक्रीट जंगल्स हैं या फिर एस्फाल्ट है, ये मटेरियल जो मैन मेड मटेरियल है, ये इसने आउटवे कर दिया है अर्थ का जो नेचुरल बायोमास था उससे। तो इससे हमें पता चलता है कि जितना बायोडाइवर्सिटी जितनी थी वो खत्म हो रही है। और IPBES के रिपोर्ट में ये भी कहता है कि 1 million ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना बर्डन है अर्थ पे। तो इन सारी चीजों से इनस्टेबिलिटी आ रही है। तो यही रीजंस दिए गए हैं, ये 3 रीजंस दिए गए हैं। अब है वे फॉरवर्ड में। तो इंडिया हैज लिफ्टेड 27 करोड़ आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये रिपोर्ट है। और इंडिया हैज ऑल्सो बूस्टेड एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्पेशली ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पैंडेमिक with a 9.8% increase in budgetary allocation in social service sectors। ठीक है, फिर continued progress on HDI। तो 3 I's का एक मॉडल देता है कि गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए। वो 3 I मॉडल क्या है, तो इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड इनोवेशन, कि हमें
इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कहाँ, तो जितने भी सोशल सेक्टर्स हैं उसमें, और इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, ताकि जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है उसको हम आने वाले टाइम में अच्छी तरह फेस कर पाए। इंश्योरेंस है तो फिर से सोशल सेक्टर पे ध्यान देना है, जैसे हमने हेल्थ केयर पे इंश्योरेंस सोशल प्रोटेक्शन स्कीम चला रखी है, उसी तरह बाकी सेक्टर्स पे भी इंश्योरेंस बढ़ना चाहिए। ठीक है। इनोवेशन में कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही है, हमें ये इंश्योर करना है कि टेक्नोलॉजी मैनुअल लेबर को रिप्लेस ना करे, लेकिन उसे इस तरह अडेप्टिव बनाए इनोवेशन, और हमें प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सॉल्यूशन मिले थ्रू इनोवेशन। तो ये 3I मॉडल के बारे में बात करता है। ठीक है। लास्ट लाइन है, इंडिया इज ऑलरेडी अ front runner in these areas, and with its push towards renewable energy, boosting social security for the most vulnerable, and driving the world's largest vaccination drive through COVID या कोविड मैत्री सपोर्टेड बाय UNDP। तो ये कुछ इस तरह हम लोग लिख सकते हैं फॉर कंक्लूजन। हाँ, आई थिंक इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने इसमें थोड़ा बात की है। तो इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ कीवर्ड जो अपने को पता होना चाहिए। एक तो इंडिया में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिडिल, मिसिंग मिडिल। ठीक है। ये जो मिडिल क्लास है उसके पास कोई कवरेज नहीं है, बिकॉज जो पुअर है उनको तो हम लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के थ्रू कवर करें, जैसे हमने आयुष्मान भारत योजना पढ़ा, तो उसमें तो जो लोअर तबका है, लोअर स्ट्राटा है, वो लोग कवर हो जाते हैं। और हाई इनकम वाले हैं उनके पास, उनको अपने काम की तरफ से मिल ही जाता है इंश्योरेंस, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मिडिल इनकम वाले लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा इंश्योरेंस की जरूरत होनी चाहिए, वो लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। तो ये नापने के लिए दो टर्म और इस्तेमाल होती हैं। एक है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और एक है इंश्योरेंस डेंसिटी। तो कोई डिफरेंस बता सकता है दोनों में क्या है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में और इंश्योरेंस डेंसिटी में? ठीक है। तो पेनिट्रेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ टोटल प्रीमियम, ठीक है, टू जीडीपी। मतलब जो लोगों से जितना प्रीमियम लिया जा रहा है और जितना हमारे जीडीपी है, उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं कि ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। और डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रीमियम टू पॉपुलेशन। ठीक है। टोटल प्रीमियम अपॉन में पॉपुलेशन जो है, ये आपका डेंसिटी बन जाएगा। ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखना। इंडिया में ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये ऑलमोस्ट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो दिस स्टेज अराउंड $73। और अगर हम बात करें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की, तो वो 3.69% ही है, तो बहुत कम है इफ वी कंपेयर दैट टू डेवलप कंट्रीज। ठीक है। तो ये याद रख लेना। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट Yeah, इज अर्बन एम्प्लॉयमेंट simply, गैप। we can also mention this, right? मतलब Duflo and Banerjee, मतलब in some introduction या फिर conclusion में reference दे सकते हैं। जी। लेकिन किस रिस्पेक्ट में, मतलब? मतलब their focus was on also like human development index, right? Even आई Amartya थिंक उनका Sen. हाँ, अमर्त्य सेन वुड बी अ गुड ऑप्शन इन दिस। अस्तर डफलो, और वो तो क्या था, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के ऊपर था ना उनका तो। ठीक है। अमर्त्य तो सेन दे थोड़ा सकते हैं सा, मतलब। हाँ, अमर्त्य सेन वुड बी आई थिंक ठीक है। एप्ट इन दिस। आगे चलते हैं फिर। आई थिंक दिस वाज योर पार्ट, राइट सुशांत? So we'll look into urban employment guarantee schemes. So it was recently in the news because Rajasthan, the state, launched Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme. So they have actually moved in a state-wise manner. So previously there are states like Odisha, West Bengal, Himachal Pradesh, Kerala, Jharkhand, and Tamil Nadu. They have introduced the jobs schemes in the urban areas. Again, so particularly for Rajasthan's Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme, the scheme provides work for 100 days, and that is for people between the 18 to 16 years
with a particular job card. And again, as the name suggests, it's for the urban people. So the work would be in the segments of environment, water conservation, cleanliness, and sanitation, um, and again, stopping defacement of property. Now, let's look at the significance of urban employment guarantee scheme. So first is generally we look into poor people in rural areas, and there is no appropriate scheme for urban area job guarantees. So that's why the point is marginalization of urban poor in policy making. And उसका एग्जांपल दे सकते हैं कि इन कोविड पैंडेमिक देयर वाज अ स्कीम प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण रोजगार अभियान which was specifically for migrant workers returning to their villages. The second significance is it resolves the low employment in urban areas. And we can give the data as in 2017-18, the labor force participation rate in urban areas was 36.8% compared to 37% in rural areas. And the recent data is in 2020-21, it rose to 38.9% in urban areas compared to 42.7% in rural areas. So there might be in options they can also include कि rural areas का ज़्यादा है या फिर urban areas का ज़्यादा है. So again here the lead is by rural areas itself. Then again another significance is it tackles the persistent high inflation. So compared to rural areas, urban poor face the severe deprivation of basic human needs, including shelter, food, and safe drinking water. So उन पे higher cost का burden ज़्यादा होता है compared to rural poor. Another significance is the improvement in nature of jobs in urban areas. So basically, we are looking for the secured and guaranteed sources of livelihood in urban areas. And final point of significance is that secured jobs for women. So we know that Manrega offers at least one third of total work days for women, and in Manrega the rate is 50. The rate of participation of women is 54.54% in 2021-22. So we also need that in urban areas. So that was a significant point for securing jobs for women. So now let's talk about initiatives for employment generation in urban areas, which are already there. So there is PM Swanidhi, which focuses on collateral-free, affordable loans and holistical socio-economic development for street vendors. The second is Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Urban Livelihood Mission. And the third is Prime Minister's Employment Generation Program, which is for setting up new micro enterprises. So all these three schemes were for urban areas. So now, what are the issues in urban employment guarantee schemes? So first is it is I think common for everything, that is creating a skilled workforce. So according to India Skills Report 2022, only 48.7% of India's educated youth are employable, and that's why it is not easy to find the workforce for this urban employment guarantee schemes. Second is deciding the beneficiary. So here they have mentioned particularly the inclusion error, that whether the poor person gets benefited by both Manrega and urban employment guarantee schemes at the same time. But I was also thinking that there might be exclusion error also. So both the errors can be added here. Then selection of urban areas. So the classification based like metropolitan cities, tier 1, tier 2 cities and towns. So this is challenging because the boundaries are not of cities are they expand day by day, right? So to decide the boundaries, it is difficult. Again, poor capacity of urban local bodies. So unlike Panchayati Raj institutions, they do not get enough funding. Uh, Additionally, this urban employment guarantee scheme would cost the union government around rupees 1 lakh crore. So now again, the final points are like sustainability of urban areas.
Since we know that since there are jobs in urban areas, so maybe rural migrants would there will be rural migration from rural areas, and it will cause challenges in urban administration. And the subsequent point would be again environmental concerns because of increased migration. And let's say we have to increase the jobs also, so that means the scope of industrial development will also be there, and again it will cause ecological degradation of urban ecological commons. So a way forward point is this DUET, that means decentralized urban employment and training. So this was proposed by Jean Dress. So he's an Indian economist but living in Belgium. So according to the model is that state government will issue a job stamp and they will distribute it to the approved institutions like schools and colleges. Now these institutions will create a job for the person, and then after the end of the job they will be given this job stamp, and this person is supposed to present that job stamp while getting the wage. So that is the system proposed by this economist. So we can also include that in the answer. Again, another way forward is employment guarantee without guarantee. Uh, then we can also have creation of low skilled job. So that we might have to segregate skilled job, then semi skilled job and low skilled job. एंड उसके लिए एग्जांपल दे सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी मच लेबर इंटेंसिव एंड देयर इज अ हाई कैपिटल लेबर रेशियो टू क्रिएट more employment. We can also encourage small enterprises to create more jobs, so burden won't lie on infrastructural projects and other projects, and it will also help to bring us out of the slowdown that we are in because of the global supply chain disruptions and reduced mobility. Another way forward is to reduce the migration from rural areas, so we can make sure that the unskilled jobs they stay in rural areas, and maybe we can increase those. And also we have to increase the access to basic facilities like drinking water and healthcare. Here we can conclude by saying that urban job guarantee scheme can be critical, and even if they are temporary, but it will definitely help in reducing the urban poverty and unemployment. And these new jobs can be from infrastructural upgradation as well as greenfield projects. So anything to be added here? हाँ आई थिंक एक पॉइंट ऐड कर सकते हो रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट. तो एक नया इनिशिएटिव चलाया है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉल्ड स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड्स. ठीक है, तो स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट पार्टीज को एनकरेज कर रहे हैं कि वो स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करे, और इससे जो पैसा आएगा वो स्किल डेवलपमेंट में जाएगा लोगों के, और जैसे जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती जाएगी इस प्रोग्राम के थ्रू, वो बॉन्ड का पैसा जो है वो वापस रिटर्न कर दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को. ठीक है, तो इस टाइप की इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है या स्किलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है. Yeah, so that would be one more point in way forward, right? Yeah, we can start with that. ठीक है. So next article is about MG Narega. So it was recently in the news because the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj submitted an action taken report. So they have given certain recommendations for MG Narega Act. So let's see what is MG Narega first. So it is the scheme of Ministry of Rural Development with the key objectives like providing at least 100 days of legal unskilled manual work as a guaranteed employment, then strengthening livelihood, and then strengthening Panchayati Raj institutions. The funding pattern for that is central government would bear 100% wage cost for unskilled manual labor, and in case of skilled and semi-skilled workers, it will only bear 75% of material cost. So rest of the 25% is borne by state government. Okay,
Now, there is a right to get an unemployment allowance within 15 days of submitting the application. And this unemployment allowance is borne by the state government, so it can be asked in one of the options. Okay, yeah, so whether it's by central government or state government. So yeah, it is also there in one of the because generally we see the state governments they delay it, and that's why again that would be a issue of this MG Narega. We'll see in issues. Again, the scheme also aims at improving the quality of assets, and for that, the skilling of workers for entrepreneurship, and hiring youth for jobs like GIS mapping and block level monitoring of work. So there is a new thing, Geo Manrega, that is a unique endeavor by Ministry of Rural Development in association of National Remote Sensing Center, ISRO, and National Informatics Center for geotagging of assets created under MG Manrega. Yeah. So now other salient features of MG Narega. So Gram Panchayat registers the household after making inquiry and it issues the job card. The social audit for MG Narega works is mandatory. So it was also mentioned by CAG in 2016. At least 1/3 of beneficiaries shall be women. And if the employment is generally provided within the radius of 5 kilometers, and if they have to go beyond 5 kilometers, then the extra wage will also be paid. So now again, let's talk about social audit of MG Narega because it was in the news. So according to a report titled as a social audit calendar versus audits completed, only 0.29% of planned audits have been completed in this financial year. The original MG Narega Act under the Section 17 has the provision for social audit. Okay, and again, to ensure their autonomy, they are funded by the center and not the state. So whatever social audit has to be done, so funding for that would be from center. All right. So now let's get into the key challenges along with the recommendation by the committee. So we know this parliamentary standing committee has given the recommendation. So based on challenges, we'll see what are the recommendations are. So committee has noted that there is a non-updation of muster roll. Muster roll is basically the list within the 3 days of completion of work. And then there is a delay of submission of documents, then delay of release of state share, that is a 25% material cost. So to ensure that they are recommended to ensure effective coordination with states for timely release of funds. So in a center has to in a way nudge the state for the funds. So mitigation of unspent balances have to be there. So in financial year 2020-21, the unspent balances were amounting around more than 5,000 crores. Now, another issue that they have seen is payment is generally to be done within the 15 days of 15 days from the date of closure of muster rolls, but they have seen there are so a large amount of pending wage liabilities according to the data of November 2021. So the recommendation is timely payment of wages. Again, this is important that generally in rural sector, they are using a CPI of agricultural labor, but they found that 2/3 of CPI agricultural labor is acquired by food items. But rural workers today they want more money for this health, education, and transport costs. That's why committee has recommended CPI for rural. So it will include the other facilities like health, education, and transport. And again, another issue is that a CPI for agriculture is different for different states. And we know that the center wants to have the uniform wages across the country. So that is another issue, that wage rates fluctuates from rupees 193 to 318 across different states. However, Manrega is a centrally sponsored scheme, and the nodal agency is
Department of Rural Development. So it is benefiting to have the single unified wage rate. So that is their another recommendation. All right. So there is one more critical recommendation, that is to follow a Buldana pattern. So Buldana is a that was a drought affected region of Vidarbha, and what they have done is they try to have a symbiotic relation between, let's say, if you want I want to have a raw material for road construction, so they will have a um, uh, MOU sort of a thing with a district having, let's say, having a river with having a overflowing water body. So then they will have a desiltation of that river, and they will use that as a raw material for the road construction. In say, let's say they did it in Buldhana. So this model can be used in other parts. Then again, the issue of women in Manrega also is there. So women participation across the country is hovering around 50% mark, and that has been constant for 5 to 6 years. So committee recommended priority should be given to such projects that where woman-centric nature of job is required. Okay, and we know that in salient features, 1/3 participation is already there. So now another last recommendation by the committee was revamping of the scheme to meet the changing demands, including medical facilities, to meet the challenges of COVID and other emergencies. Uh, so we know that all labor working under Manrega must be given free medical facilities, basic medical facilities attached with the job cards at the doorstep of respective villages. So this has been the recommendation. These has been the recommendations of committee, and we can conclude by saying that the need of the hour is that government should place Manrega at the heart of its strategy to tackle the economic emergency. Again, we can quote that economic survey of 2019 said that Manrega offers an early warning signal to detect the rural distress, and treating Manrega as an instrument to elevate the consequences of rural distress can help in overall inclusive and sustainable development. All right. पूरा काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने. किसी को कुछ ऐड करना है मनरेगा वाले में? हाँ सर, there's a point which talks about different wage rates in different states. वहाँ पर substantiation के लिए you can just mention कि गुजरात में जो है I think it's more than 300, मतलब 350 से ज़्यादा है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर it's something around 225 या 215 ऐसे कुछ. तो डिस्पाइट बीइंग हिली टेरेन और डिफिकल्ट टेरेन रीजन, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में पीपल आर नॉट adequately being given rates. So this is how you can substantiate that point. मतलब अगर इस पॉइंट को सपोर्ट करना है तो फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या जो मिनिमम या लिविंग वेज रिक्वायर्ड है डिफरेंट स्टेट में, वो भी वेरी करता है, जिसके अकॉर्डिंगली इसको अलाइन किया गया है. एनीवेज, मतलब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा. आई थिंक इससे ही सब्सटैंशिएट हो जाएगा. और कुछ ऐड करना है किसी को? ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजीम इन इंडिया. ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बार बार यूएस की तरफ से ये बात उठाई गई है, एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज आर आल्सो रेजिंग दिस इश्यू ऑफ आईपीआर विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी. तो रिसेंटली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर has released a report on intellectual property rights regime. अब ये पेपर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो it says that India's current status in comparison to global peers in terms of patenting and trademark activities, highlighting the urgent need for investing in the IPR system. ठीक है, तो कंपैरिजन पे पता लगता है कि हम काफ़ी पिछड़ रहे हैं IPR के इम्प्लीमेंटेशन में और एग्जीक्यूशन में, और इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़रूरत है. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू या थोड़ा डेटा के थ्रू आप देख सकते हो. नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन इंक्रीज्ड, मतलब ये 2016-17 का फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन किया गया ऑफ 21 and 22 ईयर का. ठीक है,
तो यहाँ पे पहले 45,000 के आसपास एप्लीकेशन फाइल हुई थी, और अब हमारे पास वो बढ़ के 66% हो गई है, ठीक है। सो विच इज़ अ गुड थिंग। Portion of resident in the application has reached 44%, 44.5%, ठीक है। पहले क्या होता था, बाहर से कोई कंपनी थी वो इंडिया में आके पेटेंट फाइल करती थी, लेकिन अब इंडिया की जो खुद के लोग हैं वो पेटेंट फाइल कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट, पेटेंट ग्रांट हैव ऑल्सो बीन गॉन अप, ठीक है। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने में और पेटेंट मिलने में फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेटेंट जो ग्रांट किए जा रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री है या जो बॉडी है इसके लिए वो ग्रांट कर रही है पेटेंट्स, वो भी नंबर इंक्रीज हुआ है। नेगेटिव में बात करें तो इफ वी कंपेयर इंडियाज पेटेंट फाइलिंग विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, तो अगर हम चाइना से कंपेयर करें, दिस वाज 4%, एंड अगर यूएस से कंपेयर करें तो 9.5% था, ठीक है। तो बहुत ही लोली नंबर है कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज। नेक्स्ट, इंडिया टेक्स अबाउट 58 days टू डिस्पोज अ पेटेंट एप्लीकेशन। अगर इसको आप कंपेयर करोगे और कंट्रीज से तो फाइंड कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 20 months या 23 months, यानी 2 साल के अंदर पेटेंट मिल जाता है आपको। इंडिया में पेटेंट मिलने में ऑलमोस्ट आपको 5 साल लग जाते हैं, तब तक तो वो प्रोडक्ट जो है उसकी शायद डिमांड भी ना बचे, ठीक है, बिकॉज इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो ये कुछ नेगेटिव है जिनको एड्रेस करने की जरूरत है हमारे इंडियन पेटेंट सिस्टम इकोसिस्टम को लेकर। अब आईपीआर के बारे में इन जनरल अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी ऐसा कोई वर्क विच हैज बीन directly a creation of somebody's mind, like invention, literary, artistic work, design, symbols, name and images, ठीक है। ये सब आते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो पहला, प्रमोट करें इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज क्रिएशन, ठीक है। अब जब बिजनेसेस को लगेगा कि हाँ रिसर्च करने में फायदा है क्योंकि हम उस पे मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, तब लोग इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो फिर नॉलेज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये एक पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, वाइड सेड डिसमिनेशन ऑफ न्यू नॉलेज थ्रू मार्केट, ठीक है। अब जब मार्केट है और मार्केट पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा रहा, तो ऑटोमेटिकली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से प्रोडक्ट निकलेगा उसमें भी पैसे लगाएगा, उसको स्प्रेड करेगा, उससे पैसा कमाएगा, और उस डिसमिनेशन में नॉलेज भी स्प्रेड होगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं आईपीआर के। नेक्स्ट, आरपीआई आईपीआर जो है ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने माइंड से कुछ इनोवेटिव डेवलपमेंट किया है, और उसमें उसके थ्रू क्रिएटर को एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है अपनी क्रिएशन के ऊपर ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि अनंत काल तक उसको उसके ऊपर राइट मिल गया, एक लिमिटेड पीरियड तक ही उसका वो राइट उसके ऊपर लगा रहेगा, ठीक है। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं जो हम आईपीआर के अंडर पढ़ते हैं। पहला, कॉपीराइट है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, रजिस्टर डिजाइन है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है अंडर आईपीआर जो अपने को पता होने चाहिए। आगे इससे रिलेवेंट हमारे पास एक एग्रीमेंट है कॉल्ड ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑफ आईपीआर, ठीक है। मोस्ट सभी ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज है सब रिकॉग्नाइज करते हैं इसको। दिस इज इन सिंक विद द पेरिस कन्वेंशन for the protection of industrial property, patent and industrial design, and the Berne Convention for protection of literary and artistic work, ठीक है। तो ये दोनों कन्वेंशन के डिफरेंस पता होने चाहिए। पेरिस कन्वेंशन जो है वो पेटेंट्स और इंडस्ट्रियल डिजाइन को लेके है, और बर्न कन्वेंशन जो है कॉपीराइट और लिटरेरी वर्क जो है उसको लेके प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इन दोनों से इन सिंक है ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट। यहाँ पे आगे जाने से पहले ट्रिप्स के बारे में देख लेते हैं। ये नेगोशिएट होना शुरू हुआ था 1986 से 94 तक यूरुग्वे राउंड के अंदर, ठीक है। जब हमने डब्ल्यूटीओ बना दिया तो डब्ल्यूटीओ के साथ साथ ट्रिप्स भी आ गया था। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स इन मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड प्रोवाइड्स फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन टू बी फॉलोड बाय द डब्ल्यूटीओ मेंबर्स। फिर कंपल्सरी लाइसेंस इज अलाउड अंडर 2001 डब्ल्यूटीओ दोहा डिक्लेरेशन। तो कोई एक्सप्लेन करेगा कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है अंडर ट्रिप्स या अंडर डब्ल्यूटीओ? बहुत ज्यादा न्यूज में था ये। कंपलसरी लाइसेंसिंग होता है कि आ, कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं जिसकी किसी कंपनी के पास मोनोपोली होती है, तो
पेटेंट भले ही उस कंपनी के पास हो, गवर्नमेंट उस पे उस कंपनी के अलावा किसी और कंपनीज को वो दवा बनाने का को अलाउ कर सकती है। आई थिंक यही है। करेक्ट। ये मतलब कोई और कंपनी है या इंडिया के बाहर है या उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इंडिया में उतना वो ड्रग सप्लाई कर सकती है या फिर अफोर्डेबल रेट पे, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो उस केस के अंदर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये कह सकती है कि हाँ ये ड्रग जो है आप बना सकते हो और बेच सकते हो, ठीक है। तो ये कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउड है ट्रिप्स के अंडर, कंप्लायंट है डब्ल्यूटीओ के रूल्स के साथ। और ये आया कब था? तो ये दोहा जो डिक्लेरेशन था, ठीक है, 2001 का, उसके अंदर ये चीज रखा गया था, ठीक है। अभी वैक्सीन का जो बात चल रहा था उस टाइम भी कंपलसरी लाइसेंसिंग का बहुत न्यूज में था, इसलिए पता होना चाहिए। दिस इज एग्रीड बाय 164 मेंबर्स कंट्री ऑफ द डब्ल्यूटीओ। अब ट्रिप्स के अंदर कवरेज की अगर हम बात करें तो ये इसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट है: कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, जीआई टैग्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट्स, डिजाइंस और अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सबको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। अब आते चैलेंजेस पार्ट पे। चैलेंजेस में सबसे पहले देखिए लो शेयर ऑफ पेटेंट फाइल बाय द रेजिडेंट। मतलब जैसे मैंने बताया कि बाहर की कंपनीज भी आके इंडिया में पेटेंट फाइल कर सकते हैं, तो उनका शेयर थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन रेजिडेंट फाइलिंग फॉर पेटेंट्स, तो वो एक इशू है, ठीक है। ऑलमोस्ट आई थिंक 50% से कम ही है जो इंडियन रेजिडेंट फाइल करे पेटेंट्स। नेक्स्ट, लो एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये तो आप फिगर याद ही रख लेना, बिकॉज इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पब्लिक जो स्पेंडिंग है, यानी जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है, वो 0.7% ही स्पेंड कर रहा है जीडीपी का, और ये स्टेगनेंट है पिछले कई सालों से। अगर इसको आप कंपेयर करोगे विद अदर कंट्रीज तो ये नंबर काफी हायर है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हो कि अगर हम कंपेयर करें यूएस वगैरह में, तो वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी हाई है, लेकिन इंडिया में पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है, इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि नहीं होना चाहिए। शुड बी अदर वे अराउंड, कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी इन्वेस्ट कर रही है। नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं है, पेटेंट ऑफिस के अंदर हमारे पास उतने नेसेसरी लोग नहीं है, वो एक इशू क्रिएट करता है। अगर आप, ये एक बहुत स्टैगरिंग डिफरेंस है, अगर आप देखोगे इंडिया का जो पेटेंट ऑफिस है उसमें सिर्फ 860 पीपल है, बट इफ यू कंपेयर दैट विद चाइना तो यू विल फाइंड कि 13,000 लोग हैं वहां पे, ठीक है। ऑलमोस्ट 13 टाइम्स हो जाता है हमसे या उससे भी ज्यादा। नेक्स्ट, लैक ऑफ फिक्स टाइमलाइन है फॉर वेरियस स्टेप्स। तो जैसा कि हमने बात किया, पेटेंट फाइल करना और फिर पेटेंट मिलना, उसके बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत ह्यूज है इंडिया के अंदर। ऑलमोस्ट 5 साल लग जाते हैं पेटेंट मिलने में, जो कि अपने आप में एक बहुत प्रॉब्लमैटिक इशू है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट वायलेशन होते हैं आईपीआर राइट्स के। तो इसमें एक बहुत फेमस केस है जो अपने को पता होना चाहिए, नोवार्टिस, ठीक है। नोवार्टिस एक आई थिंक स्वीडिश कंपनी थी, फार्मा कंपनी थी। तो करेक्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, इन्होंने शायद कोई कैंसर ड्रग बनाया था, उसको इंडिया में कुछ कंपनीज ने बना डाला, और फिर इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया गया था, वो एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट था। मतलब इंडिया की तरफ से या फार्मा कंपनीज की तरफ से वो एक प्रो स्टेप था, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज, ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव से ये काफी एक चिलिंग इफेक्ट था कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इन्होंने कोई नया इनोवेटिव काम नहीं किया है, और ये जो ड्रग था, दिस कैन बी क्रिएटेड बाय इंडियन कंपनीज ऑल्सो, ठीक है। तो ये एक केस पता होना चाहिए। अभी फ्रीक्वेंट वायलेशन ऑफ आईपीआर राइट्स की अगर हम बात करें तो चाइना इसके लिए नोटोरियस है, साथ ही साथ इंटरनेशनल वर्ल्ड पे माना जाता है कि इंडिया भी यही सेम काम कर रहा है, कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी पेटेंट फाइल करना होता है तो अपने पेपर्स इंडिया के अंदर रखती है, सारा टेक्निकल नो हाउ बताती है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे यूनिक है, और फिर वो वहां से जो डॉक्यूमेंट है वो चला जाता है डोमेस्टिक कंपनीज के पास, और फिर वो उसका काउंटरफीट बनाना चालू कर देती है, ठीक है। ऐसे ही यही हरकतें करके चाइना आबाद हुआ है आज, ठीक है, कि आईफोन के पार्ट्स बनते थे, पेटेंट लिया हुआ था आईफोन ने, और वो डॉक्यूमेंट को इधर उधर भेज भाज के शाओमी खड़ा कर दिया,
वन प्लस और वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनीज खड़ी कर दी। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं मेजर्स कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं आईपीआर रिजीम को। पहला, होलिस्टिक रिव्यू होना चाहिए हमारा नेशनल आईपीआर पॉलिसी जो है उसका। तो नेशनल आईपीआर पॉलिसी जो थी वो 2016 की है, उसको असेस करने की जरूरत है। सेपरेट कैटेगरीज फॉर एआई एंड एआई रिलेटेड इन्वेंशंस एंड सोल्यूशन नीड टू बी क्रिएटेड फॉर देयर प्रोटेक्शन एज आईपीआर। ठीक है, तो अभी तक हम इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह देख रहे हैं, लेकिन अब इसमें जरूरत है कि एआई जैसी नई नई टेक्नोलॉजिकल डोमेन जो निकल के आ रही है उनकी भी इनोवेशन को सिक्योर रखा जाए। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन लॉ एंड एनफोर्समेंट। ठीक है, एक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अमंग डिफरेंट एजेंसी, चाहे फिर वो स्टेट पुलिस हो, कस्टम हो, सीबीआई हो। ठीक है, इन सब का एक आपस में क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि वो जो आईपीआर क्राइम्स है उनको इफेक्टिवली डील कर सके। प्लस आईपीआर क्राइम जो है काफी कह सकते हैं टेक्निकली साउंड लोग ही कर सकते हैं, और उसको पकड़ने के लिए भी टेक्निकली साउंड पीपल चाहिए आपको, या टेक्निकली साउंड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो वो कैपेसिटी डेवलपमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, जुडिशियल रिफॉर्म करने की जरूरत है। हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं डेडिकेटेड बेंचेस एट हाई कोर्ट आईपीआर मैटर्स ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, एनहांसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो हमारे जो पेटेंट फाइलिंग ऑफिस है उसके अंदर नंबर को बढ़ा सकते हैं, उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज बढ़ा सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं काम टू थर्ड पार्टीज। ठीक है, तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें की जा सकती है थ्रू विच वी कैन एनहांस आवर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, लास्टली आप इसमें वो ट्राइंगल बना सकते हो इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट के बीच। ट्राइंगल से आप बता सकते हो कि इनके बीच में क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो पेटेंट फाइलिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कुछ इंडिया स्पेसिफिक ये जो आईपीआरस हैं उनके रिलेवेंट जो एक्ट्स हम लोगों ने ला रखे हैं वो अपने को पता होना चाहिए। जैसे पेटेंट्स के रिगार्डिंग है हमारे पास इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। ठीक है, नेक्स्ट डिजाइन के लिए द डिजाइन एक्ट 2000। फिर ट्रेडमार्क। ठीक है, जैसे कोई किसी कंपनी का नाम है या कोई सिंबल कोई तैयार किया, जैसे हम लोगों ने चैनल का लोगो आप देखते हो स्टडी यूपीएससी ऑफिशियल हम लोगों ने बनाया है, तो उसको मैं ट्रेडमार्क करा सकता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अब ये तीनों जो है, ये तीनों एक्ट या तीनों आईपीआर डिफरेंट है और इसके रिलेवेंट तीनों एक्ट्स भी डिफरेंट है, लेकिन ये एक ओवर आर्चिंग बॉडी के अंडर आता है जिसका नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, सीपीजी CGPDTM। ठीक है, आपको बता सकते हो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कोई हाँ बोले। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है, तो ये हाँ कॉमर्स ही। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉपीराइट्स पे आ जाइए। कॉपीराइट का 1957 का एक्ट है, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट है। बायोडाइवर्सिटी के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, इसके लिए अथॉरिटी कौन सी है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है। फिर है जोग्राफिकल इंडिकेशन, तो जीआई है, इसके लिए एक्ट है 1999 का, और जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ये इसको मैनेज करती है। फिर है ट्रांजिस्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट एक्ट है और इसको एक रिलेवेंट बॉडी सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री रेगुलेट करती है। लास्टली प्लांट वेराइटी एंड फार्मर। ठीक है, ये वाला एक्ट हमने कई बार पढ़ लिया, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001। अभी ये जो लेस का एक केस हुआ था जिसमें फार्मर्स के अगेंस्ट उन्होंने केस चला दिया था फॉर सेलिंग देयर पेटेंटेड पोटैटो, ठीक है, इन द ओपन मार्केट, तो उस पर केस चला था, तब ये एक्ट जो था ये काफी न्यूज में था, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रेगुलेट करता है। अब हमारे जो आईपीआर पॉलिसी है उसके बारे में पता होना चाहिए, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। तो पहला आईपीआर अवेयरनेस, आउटरीच एंड प्रमोशन। तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाना चाहिए उनके आईपीआर राइट्स के बारे में। नेक्स्ट, स्टिमुलेट जनरेशन ऑफ आईपीआरस, स्ट्रॉन्ग लीगल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इंप्रूव करें, कमर्शियलाइज करें आईपीआरस को, एनफोर्समेंट एजुकेशन इंप्रूव करें और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करें इन आईपीआर। ठीक है, अब कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया इज रैंक्ड 43rd आउट ऑफ 55 कंट्रीज इन
इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, ठीक है, ये यूएस चैम्बर निकालता है। सिमिलरली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी रहता है। कौन निकालता है इसे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को? विपो। करेक्ट, वीपो निकालता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ एक दो और भी हैं छोटी छोटी बॉडीज, इन सी, ठीक है, बट इतना रिलेवेंट नहीं है, वीपो याद रहना चाहिए, वो मेन है। सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू नेशनल आईपीआर सॉरी नेशनल आईपीआर जो पॉलिसी था, ठीक है, उसके बारे में था। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? हाँ सर, आई थिंक चैलेंजेस में हम ब्रेन ड्रेन के बारे में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर ऑल द टैलेंट फ्रॉम इंडिया इज गोइंग टू अब्रॉड, वेयर मतलब आफ्टर बीइंग सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री दे आर अप्लाइंग फॉर द पेटेंट। तो जो हमारा हो सकता है, वी probably lost it. एंड ऑल्सो आई थिंक वे फॉरवर्ड में हम नॉलेज इकोनॉमी के बारे में भी लिख सकते हैं, बिकॉज इफ वी हैव दैट, व्हेन वी हैव दैट क्रिएटिव नॉलेज, वी कैन मेक मनी आउट ऑफ दैट एंड यूज इट फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, नॉलेज इकोनॉमी हो गया। एंड आई थिंक इसमें वो टीकेडीएल वाला भी इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, जिससे हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम प्रोटेक्ट करें, ताकि उस पर ये कंपनीज जो हैं वो पेटेंट ना करवा ले या आईपीआर ना रजिस्टर करवा ले, ठीक है, टीकेडीएल याद रखना। और एक इशू होता है जनरली पेटेंट फाइल करते वक्त, there is a large dependence on the legal counsel and it takes time and money both, so that is also one of the issues. And if you are not a lawyer, you can't find it. You have to depend on a lawyer, so that is one thing. And another, in a way forward, I can give the example of IIT Madras. So IIT Madras and several other IITs have centers in them called as ICSR, that is the Center for Industrial Consultancy and Sponsored Research. सो बेसिकली वो क्या करते हैं कि जो भी IITs में जो भी रिसर्च होता है, दे गिव इट फॉर, मतलब दे सब प्रमोट, मतलब अगर मतलब जैसे मैंने किया है, मतलब आई हैव एक्चुअली डन इट, तो एक्चुअली वो मेरे से कुछ पैसा नहीं लेंगे, लीगल फीस, बट एंड दे मेरा पेटेंट भी फाइल मतलब करते हैं वो ऐसा। एंड द and then industry consultancy, so they will also conduct they will also connect me to the industry. So आपने जो ट्रायंगल बोला था ना, इंडस्ट्री, एकेडमिक एंड गवर्नमेंट वाला ट्रायंगल, so that actually happens in India. कूल है, ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसी अभी जो हमने डिस्कस किया वही है। सो अभी इंडिया ने रैंक जंप कर लिया, ठीक है, तो वी हैव जंप 6 नॉच टू बिकम द 40th मोस्ट इनोवेटिव कंट्री अमंग 132 नेशन। अब ये रिपोर्ट निकालता कौन है, ठीक है, तो वीपो, जैसा भी हमने देखा, वो निकालता है ये रिपोर्ट। एंड ये रैंक करता है कंट्रीज को बेस्ड ऑन द इनोवेटिव परफॉर्मेंस। अब GII जो 2022 थीम था उसका था व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, ठीक है। तो यूपीएससी 2-3 साल से तो नहीं पूछ रहा, बट उससे पहले रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता था, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो रिपोर्ट पे आता था, और उस पे अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आते थे तो उसमें ऐसा कुछ आपसे जरूर पूछ लिया जाता था कि थीम बताइए क्या है उसका। तो इसलिए थोड़ा थीम पे ध्यान होना चाहिए अपना। अब अगर हम बात करें हमारा 2022 का रिजल्ट की बात करें, तो इनोवेशन परफॉर्मेंस थी ये कंट्रीज की, दिस वाज मेजर्ड ऑन 2 सब इंडेक्सेस। पहला इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स और इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स, ठीक है। सो टॉप 5 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड, US, UK एंड नीदरलैंड है। इंडिया ने अपनी जो रैंक है उसमें इंप्रूवमेंट देखा है ऑफ 41 प्लेसेस सिंस 2015, ठीक है। 15 से अभी तक हम 41 प्लेसेस जंप कर चुके हैं, और इंडिया रैंक्स टॉप इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया, ठीक है, एंड इन द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। तो वहां इंडिया टॉप करता है, जैसे हम बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, तो वो वाली चीज है इंडिया के साथ अभी। So India continues to hold the number 1 position in ICT services export indicator, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर और IT बेस्ड कंपनीज है वो इसमें ज्यादा डोमिनेट कर रही है, ठीक है।
आगे अगर हम बात करें कुछ हब्स है इंडिया के अक्रॉस, लाइक बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यहाँ से सबसे ज्यादा हमें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब वीपो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इट इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, ठीक है, हेडक्वार्टर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, created in 1967 to encourage activity and promote protection of intellectual property throughout the world। ठीक है, अब ये बहुत सारे डिफरेंट ट्रीटीज जो है वो इसके अंदर एडमिनिस्टर करता है। पहला है नीस एग्रीमेंट 1957 का, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क्स एंड सर्विस मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट लोकार्नो एग्रीमेंट है, इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड है। वियना एग्रीमेंट है, ऑन सर्टेन फिगरेटिव एलिमेंट्स के ऊपर आईपीआर प्रोवाइड कराता है। और फिर है इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन, तो पेटेंट एंड यूटिलिटी मॉडल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी टू विच दे पर्टेन, और ये स्ट्रैसबर्ग एग्रीमेंट के थ्रू पास हुआ था। ठीक है, तो याद रहे तो ठीक है, बाकी इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। इंडिविजुअल एग्रीमेंट अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली न्यूज में हो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं न्यूज इन शॉर्ट पे। सो पहला देखो, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, PLFS। तो लेबर फोर्स सर्वे मतलब एक सर्टेन पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग जो है वो वर्क करना चाहते हैं या वर्क कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, LFPR। अब यहाँ पे हम बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, कि कितने लोग एम्प्लॉयड है, चाह रहे हैं, वो सब डिटेल हमें यहाँ से पता लगती है। सो इंडिया का जो हेडलाइन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, दिस वाज 7.6% इन द क्वार्टर ending this June. The PLFS was launched in 2017 by the National Statistical Office। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स मिलते हैं इन द शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 months फॉर अर्बन एरियाज ओनली इन करंट वीक स्टेटस। ठीक है, तो हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पता लगाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो मेथडोलॉजी जो यूज करें, ये करंट वीकली स्टेटस देख रहे हैं, कि आपसे जाके पूछेंगे कि आप इस हफ्ते कितना वर्क किया है। अगर आप बोलते हो बिल्कुल वर्क नहीं किया, तो फिर यू विल बी मार्क्ड एज अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट, टू एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर इन बोथ यूजुअल स्टेटस एंड करंट वीकली स्टेटस इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एनुअली। ठीक है, सो ये था अबाउट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। नेक्स्ट चलते हैं, RBI गाइडलाइन फॉर डिजिटल लेंडिंग। ठीक है, तो काफी न्यूज में था अभी। सो RBI ने टाइटन कर दिया नॉर्म्स फॉर डिजिटल लेंडिंग टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम ब्रीच ऑफ डेटा प्राइवेसी, unfair business activity, charging of exorbitant interest rate and unethical recovery practices by fintech company। तो इसमें आपने सुना होगा कि कई चाइनीज लोन ऐप जो थी उनको बैन कर दिया इंडिया में, तो वो सब इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, जहां पे वो बिना RBI के परमिशन के या बिना किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के सीधा लोन प्रोवाइड कर रही थी, और फिर उस लोन के ऊपर 20% या उससे भी ज्यादा हाई रेट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी। और जब कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा था, तो बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करी थी। जैसे मैंने एक रिसेंटली केस सुना था, वहां पे मैं बताता हूँ क्या हुआ, कि आई गेस शायद उसने 10,000 का लोन लिया होगा, बहुत छोटा मोटा लोन लिया था, एंड उसको पता भी नहीं था कि ये जेन्युइन ऐप है। उसको बस लग रहा था कि उसको ये लोन मिल गया और इसको शायद रिकवरी नहीं होगी, उसने वो पैसे दिए नहीं। और उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा था जिसके थ्रू उन्होंने उसके सारे कॉन्टैक्ट्स कॉपी कर लिए थे पहले। तो बार बार रिमाइंडर देने पे जब उसने पैसा नहीं पे किया, तो उन्होंने सबको व्हाट्सएप के अंदर जितने भी उसके कॉन्टैक्ट थे, सबको मैसेज भेजना चालू कर दिया कि इस पर्सन ने इतना लोन ले रखा है और लोन नहीं दिया है। ठीक है, तो ऐसी नेमिंग एंड शेमिंग वाली प्रैक्टिसेस अपना रहे थे। अब डिफरेंट कंपनीज है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक हो सकती है, जस्ट दिस वाज वन एग्जांपल। ठीक है, सो डिजिटल लैंडिंग के अंदर हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स या वेज देख सकते हैं, लाइक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म हो गया, मोबाइल एप्स हो गया, यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ऑथेंटिकेशन एंड क्रेडिट इवैल्यूएशन। ठीक है, अभी एक गाइडलाइन जो है, दीज विल एप्लीकेबल टू ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज लाइक कमर्शियल बैंक, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, NBFC एक्सेट्रा। ठीक है, अब फीचर क्या है कि लोन डिसबर्सल जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए ओनली बिटवीन बैंक अकाउंट ऑफ बोरोवर एंड रजिस्टर्ड एंटिटीज। ठीक है, और किसी के थ्रू नहीं होना चाहिए। एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिलना चाहिए टू एग्जिट डिजिटल लोन
ठीक है, कई बार लोगों को गलती से ये लोन चिपका दिया जाता है और फिर उनसे वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करने लग जाते हैं, तो उनके पास एक कूल ऑफ पीरियड रहना चाहिए जहाँ पे वो एग्जिट कर सके उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट, लेंडर कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस एक्सेट्रा विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड डिसबर्स लोन एंड रीपेमेंट ऑफ इट। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिटेल लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लाया गया है इसके अंदर नियम। और रजिस्टर्ड एंटिटी शेल प्रोवाइड अ की फैक्ट स्टेटमेंट टू द बोरोवर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कई बार क्या करते हैं कि वो आपको बोल देंगे 10% का इंटरेस्ट रेट है, आप इस पे लोन ले लीजिए और कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन बाद में जैसे आप लोन लेते हो धीरे धीरे चार्जेस बढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, तो पहले से एक की फैक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए जहाँ पे कंज्यूमर को पता रहे कि वो कितना लोन ले रहा है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट इट। और ये सारा जो रिपोर्टिंग है, दिस वुड बी डन थ्रू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एज पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे और भी तरह के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे P2P लैंडिंग है, पीयर टू पीयर लैंडिंग। ठीक है, कि आप अपना पैसा किसी एक थर्ड पार्टी को दे सकते हो और थर्ड पार्टी जो है आगे किसी जरूरतमंद को वो लोन दे सकती है। ठीक है, तो इस टाइप की भी टेक्निक्स या बिजनेस जो है वो आ चुके हैं, पता होने चाहिए उनके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि हम टाइमली रिजॉल्व करें और वैल्यूएशन जो है उसको मैक्सिमाइज करें, जो भी वैल्यू निकलती है किसी भी बैंकरप्ट फर्म से उसको मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, फटाफट बता दो कोई। एनीबडी? ठीक है, तो याद रखना, बैंकरप्सी मतलब कि आपको डिक्लेयर कर दिया गया लीगली कि हाँ अब आप पैसा नहीं दे सकते हो। ठीक है, और इंसॉल्वेंट मतलब आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पे आप अपने ऊपर जो डेट है, चाहे वो प्रिंसिपल है या जो इंटरेस्ट है, वो पे कर सको। लेकिन जब लीगली आपको डिक्लेयर कर दिया गया, देन वी से दैट यू आर गॉन बैंकरप्ट। ठीक है, तो ये लीगल और नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है उसका ही फर्क है दोनों के बीच में। नेक्स्ट, अब आईबीसी को अमेंड किया गया है, ठीक है, बाय द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, so as to allow creditor to sell assets separately in cases where no resolution plan has been received as a whole। ठीक है, तो जहां पे कोई एक यूनिफॉर्म प्लान नहीं मिला कि कैसे रिजॉल्व किया जाए इंसॉल्वेंसी को, तो वहां पे सेपरेटली एसेट्स को सेल किया जा सकता है। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट बेस्ड पे स्ट्रक्चर फॉर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, तो जब भी कोई इंसॉल्वेंसी का केस आता है तो जो इंसॉल्वेंसी बोर्ड होता है उस इंसॉल्वेंसी को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऐसे लोग होते हैं जो इन सब कामों में ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। अब उनका जो पेमेंट है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, ना कि स्ट्रेट अप उनको बोल दिया जाए कि हाँ आप इतने पैसे में एक फिक्स इनकम में काम करो। ठीक है, तो उसका भी काम परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाएगा, तो वो भी कोशिश करेगा कि मैक्सिमाइज हो आउटपुट। नेक्स्ट, IBC was introduced in 2016 to tackle bad loan problem as a one-stop solution for resolving insolvency। शुरू में इसने अच्छा काम किया, लेकिन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स पे रोक लगा दी थी बिकॉज ऑफ फोर्स मेजोरे क्लॉज, या फिर इकोनॉमिक लॉकडाउन हो गया था अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हो गई है। So it consolidates and amends several laws relating to reorganization and insolvency resolution and of corporate partnership firms and individual in a time bound manner। आइडिया यही था, मैक्सिमाइज करो वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ सच पर्सन, प्रमोट करो एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे प्रमोट करेगा कि फटाफट कंपनीज का क्लोजर करवा देगा, क्रेडिट को इजीली अवेलेबल करवा देगा। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स इसके थ्रू मिलेंगे। अब IBI के 4 पिलर है, ठीक है, जो अपने को पता होने चाहिए। पहला है इंसॉल्वेंसी, ये IBC के 4 पिलर जो है, पहला है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, एडजुडिकेशन अथॉरिटी, यहाँ पे NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और DRT था वो इंडिविजुअल के लिए है। ठीक है,
नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडर ओवरसाइट ऑफ आईपी एजेंसी, या जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की हम लोग बात कर रहे थे वो आएंगे ये 4 पिलर्स के अंदर। सो दिस वाज अबाउट इट। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो रिड्यूसिंग रिकवरी देखने को मिल रही है, एडजुडिकेटरी डिले हो रही है कि केसेस यहाँ से निकल के फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं और वहां पे डिफरेंट फैसले आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एक इश्यू है। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म अमंग आईपीज एंड आईपी एजेंसीज, ठीक है। इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल्स है उनमें भी बहुत ज्यादा इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये था अबाउट आईबीसी। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, आई गेस आज के लिए फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं, बिकॉज अभी काफी पार्ट बाकी है इसके अंदर।